आज की क्लास में हम सीखेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना यूजिंग वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इस मेथड को वैम के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड अवेलेबल होते हैं: नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वैम। इन तीनों मेथड्स में से वैम को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वैम से जो सोल्यूशन हमारे पास निकल के आता है वो नियरेस्ट टू ऑप्टिमलिटी होता है। इसलिए वैम को बेस्ट मेथड माना जाता है इन तीनों मेथड में। देखिए, वैम मेथड कहता है कि आप हर रो और हर कॉलम की पेनल्टी निकालो, फिर उन पेनल्टीज को उन रिस्पेक्टिव रोज और कॉलम्स के आगे लिख दो। फिर ये देखो कि ये जो आपने रोज और कॉलम्स की पेनल्टीज निकाली हैं, इनमें से मैक्सिमम पेनल्टी कितनी आ रही है। अगर वो मैक्सिमम पेनल्टी मुझे रो वाली साइड पे मिल रही है, तो मैं उस रिस्पेक्टिव रो को सिलेक्ट कर लूंगा। और अगर मैक्सिमम पेनल्टी मुझे कॉलम वाली साइड पे मिल रही है, तो मैं उस कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। जब हमने रिस्पेक्टिव रो या रिस्पेक्टिव कॉलम जिसमें हाईएस्ट पेनल्टी आ रही है या मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है, उसको सिलेक्ट कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, उस रिस्पेक्टिव रो या उस रिस्पेक्टिव कॉलम में एंटर करेंगे। ठीक है, और वहां पे जाके वो वाला सेल चूज करेंगे जिसमें लीस्ट कॉस्ट आ रही होगी, और उस सेल को चूज करके उसमें हम क्या करेंगे, क्वांटिटी का एलोकेशन कर देंगे। तो इस तरह से वैम मेथड में हम सेल सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमें क्वांटिटी का एलोकेशन करना होता है, और अकॉर्डिंगली ही इन पेनल्टीज के बेसिस पे ही हम अपनी सारी एलोकेशंस करके चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। इस क्वेश्चन की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास तीन सोर्सेज हैं। ये जो मेरे सप्लायर वन, सप्लायर टू, सप्लायर थ्री है, ये जो मेरे सप्लायर वन, सप्लायर टू, सप्लायर थ्री है, ये हमारे क्या है, ये हमारे सोर्सेज हैं। और ये जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे डेस्टिनेशन है। तो कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, ये हमारे क्या है, ये हमारे डेस्टिनेशन। सप्लायर क्या, सप्लायर हमारा सामान भेजेगा। और कंज्यूमर क्या, कंज्यूमर हमारे सामान को रिसीव करेंगे। तो जो सामान बेचता है वो हमारे सोर्सेज होते हैं, और जहाँ पर सामान पहुँचाया जाता है या जो सामान को रिसीव करते हैं वो हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट होते हैं। तो अकॉर्डिंगली सप्लायर वन, सप्लायर टू, सप्लायर थ्री, ये तीनों सप्लायर हमारे तीन सोर्सेज हैं। और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, ये हमारे क्या है, ये हमारे डेस्टिनेशन। अब हमारे तीनों सोर्सेज, तीनों सप्लायर्स की सप्लाइंग कैपेसिटी भी बताई हुई है यहाँ पे 14, 2 और 5। और जो हमारे डेस्टिनेशंस हैं, कंज्यूमर्स हैं हमारे, ठीक है ना, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, उनकी रिस्पेक्टिव डिमांड भी बताई हुई है 6, 10 और 15 यूनिट रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, हमें इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग वैम। देखिए, हम जानते हैं कि इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले हमें चेक करना होता है कि हमारी गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसे बैलेंस्ड करेंगे, तभी उसके बाद हम इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। हम टोटल ऑफ डिमांड और टोटल ऑफ सप्लाई देखते हैं। अगर मेरे डिमांड का टोटल मेरी सप्लाई के टोटल के बराबर है, तो हम कहेंगे हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस्ड है। अब देखना, यहाँ पे हमारे पास टोटल दिया हुआ है, कितना टोटल दिया हुआ है यहाँ पे, 31 यूनिट। ठीक है, तो सप्लाई का टोटल भी 31 है, डिमांड का टोटल भी 31 है। तो मेरा टोटल ऑफ डिमांड और टोटल ऑफ सप्लाई बराबर है, तो मेरी गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो मेरी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो अकॉर्डिंगली अब मैं इसका इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग वैम। तो वैम के अकॉर्डिंगली हम अपना इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हमें रोज और कॉलम्स की पेनल्टीज निकालनी होती है। हमें रोज और कॉलम्स की पेनल्टीज निकालनी होती है। अब ये पेनल्टी क्या है। देखिए, वैम कहता है पेनल्टी का मतलब ये है कि अगर आपके हाथ से आपका बेस्ट ऑप्शन छूट जाए, अगर आपके हाथ से आपका बेस्ट ऑप्शन छूट जाए और आपको नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन लेना पड़े, और आपको नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन लेना पड़े, तो ये जो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करोगे ना, इसी को पेनल्टी के नाम से जानते हैं, या इसी को पेनल्टी बोला जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे देखना ये फर्स्ट रो है हमारी, तो हमें रोज और कॉलम्स की पेनल्टी निकालनी है ना। अब देखना, जो मेरा सप्लायर वन है, जो मेरा सप्लायर वन है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। बेस्ट ऑप्शन तो वही है ना जहाँ पे उसको लीस्ट कॉस्ट आ रही है। इसका मतलब अगर मैं सप्लायर वन यानी कि ये रो वन की बात करूँ, तो इस रो वन में बेस्ट ऑप्शन क्या है। बेस्ट ऑप्शन सप्लायर वन के लिए ये वाला सेल है, जहाँ पे 4 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लायर वन के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट सबसे कम है। अब अगर ये वाली ऑप्शन सप्लायर वन के हाथ से छूट जाए, सपोज करो ये वाली ऑप्शन सप्लायर वन के हाथ से छूट जाए, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन उसके पास क्या है। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन तो वही होगी ना जहाँ पे लीस्ट कॉस्ट मिल रही होगी उसको।
ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों सेल्स में देखूंगा कहाँ पे लीस्ट कॉस्ट है। तो यहाँ पे मुझे लीस्ट कॉस्ट मिल रही है क्योंकि 6 रुपीज कम है एज कम्पेयर टू 8। तो इसका मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन उसके लिए क्या होगी, 6 रुपीज। ठीक है, और ये जो 4 रुपीज और 6 रुपीज का डिफरेंस है, अब क्या हो गया देखना, बेस्ट ऑप्शन उसके यहाँ से छूट गया तो उसे ये वाला ऑप्शन लेना पड़ गया। अब क्योंकि उसे ये वाला ऑप्शन लेना पड़ा, अब क्योंकि उसको ये वाला ऑप्शन लेना पड़ा नेक्स्ट बेस्ट वाला, तो 2 रुपीज उसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ गए। तो ये जो उसे 2 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ गए, यही तो पेनल्टी है। इसी को हमारा मैम मेथड क्या कहते हैं, पेनल्टी। इन अदर वर्ड्स में बोलूं तो बेस्ट ऑप्शन मतलब लीस्ट कॉस्ट, और नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन मतलब नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट। तो पेनल्टी क्या है, तो पेनल्टी है लीस्ट कॉस्ट और नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट का डिफरेंस, इसी को हम पेनल्टी कह देते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे याद नहीं रखना चाहते बेस्ट ऑप्शन और नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, तो सिंपली आप इतना दिमाग में रखो, पेनल्टी कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे लीस्ट कॉस्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट, और दोनों का डिफरेंस होगा वो हमारी पेनल्टी होगी। अब ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लीस्ट कॉस्ट और नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट, इसकी जगह पे अगर आप ये वर्ड्स यूज़ करना चाहते हो कौन से, कि स्मॉलेस्ट वैल्यू और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 है और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू 6 है। तो सेम चीज़ ही है, चाहे आप लीस्ट कॉस्ट या नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कह लो, स्मॉलेस्ट वैल्यू या नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू कह लो। ठीक है, एक ही चीज़ है, तो इनका डिफरेंस क्या कहलाता है, पेनल्टी कहलाता है। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम अपनी फर्स्ट रो की पेनल्टी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P1, यहाँ पे लिख देता हूँ P1। ये P1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज पेनल्टी को। मेरे पास 3 रोज अवेलेबल है, तो तीनों रोज की जो मेरी पेनल्टीज आएंगी वो मैं P1 में लिख दूंगा। अब देखना है यहाँ पे रो 1 की पेनल्टी कैसे निकालेंगे, लीस्ट कॉस्ट कितनी है 4, और नेक्स्ट लिस्ट कितनी है 6, और 4 और 6 का डिफरेंस 2 रुपीज़ आ गया, तो पेनल्टी कितनी आ गई 2 रुपीज़। फर्स्ट रो की पेनल्टी आ गई 2 रुपीज़। अब हम सेकंड रो की पेनल्टी कंप्यूट करेंगे। सेकंड रो की पेनल्टी कैसे कंप्यूट करेंगे, सेकंड रो में लीस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है 4 रुपीज़, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है 8 रुपीज़। तो लीस्ट कॉस्ट और नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वही हमारी पेनल्टी होती है। तो यहाँ पे पेनल्टी कितनी आ जाएगी, 4 और 8 का डिफरेंस 4 रुपीज़। तो यहाँ पे 4 रुपीज़ पर यूनिट मेरी सेकंड रो की पेनल्टी आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे थर्ड रो की पेनल्टी निकालनी है। तो थर्ड रो की पेनल्टी कैसे निकालेंगे, थर्ड रो में लीस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है 1 रुपी, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है 2 रुपीज़। तो लीस्ट कॉस्ट और नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट दोनों का डिफरेंस क्या होता है, पेनल्टी। तो यहाँ पे 1 रुपी और 2 रुपी दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 रुपी, तो यहाँ पे 1 रुपी पर यूनिट की पेनल्टी आ जाएगी। अब हमने क्या किया है, अब हमने तीनों रोज की पेनल्टीज कंप्यूट कर ली है। अब हमें कॉलम्स की पेनल्टी कंप्यूट करनी है। मेरे पास 3 कॉलम्स अवेलेबल है क्वेश्चन में, तो हम तीनों कॉलम्स की पेनल्टीज कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने P1 लिख लिया, इस P1 में हम क्या लिखेंगे, तीनों कॉलम्स की पेनल्टीज लिखेंगे। अब फर्स्ट कॉलम देखना, जो मेरा कंज्यूमर ए वाला कॉलम है, यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है इस कॉलम में 1 रुपी, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट क्या आ रही है 4 रुपी। तो लीस्ट कॉस्ट और नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट का डिफरेंस वो हमारा पेनल्टी होता है। तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया 3 रुपीज़। तो यहाँ पे 3 रुपीज़ पर यूनिट मेरे पास फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सेकंड कॉलम की पेनल्टी निकालनी है। सेकंड कॉलम की पेनल्टी कैसे निकालेंगे, लीस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है इस कॉलम में 2 रुपीज़, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है 8 रुपीज़। तो लीस्ट कॉस्ट और नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट का डिफरेंस यानी कि 2 रुपीज़ और 8 रुपीज़ का डिफरेंस वो हमारा पेनल्टी होगा। तो कितना आ रहा है 6 रुपीज़ पर यूनिट। तो यहाँ पे 6 रुपीज़ पर यूनिट पेनल्टी लिख देंगे हमारी सेकंड कॉलम की। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे थर्ड कॉलम की पेनल्टी निकालनी है। तो थर्ड कॉलम की पेनल्टी कैसे निकालेंगे, थर्ड कॉलम में लीस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है 4 रुपीज़, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है 6 रुपीज़। लीस्ट कॉस्ट और नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट का डिफरेंस वो हमारा क्या होता है, पेनल्टी। तो 4 और 6 का डिफरेंस 2 रुपीज़ आ गया। तो यहाँ पे 2 रुपीज़ पर यूनिट मेरी थर्ड रो की, सॉरी 2 रुपीज़ पर यूनिट मेरी थर्ड कॉलम की पेनल्टी आ गई। हमने तीनों रोज की पेनल्टीज कंप्यूट कर ली हैं, तीनों कॉलम्स की पेनल्टीज कंप्यूट कर रही है। अब ये जो हमने पेनल्टीज कंप्यूट करी है, यहाँ पे हम देखेंगे कि मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ पे आ रही है। तो आप देख रहे हो 2 4 1 ये तीनों पेनल्टीज मेरे रो की, और 3 6 2 ये तीनों पेनल्टीज हमारे कॉलम्स की। जब मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो हमारे पास ये 6 रुपीज पर यूनिट मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है। और ये जो 6 रुपीज पर यूनिट मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है, ये कहाँ पे आ रही है, ये मेरे कॉलम बी के सामने आ रही है या सेकंड कॉलम के सामने आ रही है। तो इसका मतलब अब मैं सेकंड कॉलम सेलेक्ट करूंगा और इसमें क्वांटिटी का एलोकेशन करूंगा। तो सेकंड कॉलम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एरो का निशान लगा देंगे कि हमने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब इस कॉलम में, अब इस कॉलम में मुझे क्वांटिटी की एलोकेशन करनी है। अब इस कॉलम में मुझे क्वांटिटी की एलोकेशन करनी है, तो कौन से सेल में करूंगा, यानी कि कौन सा सेल सेलेक्ट करूंगा इस कॉलम में जिसमें मुझे क्वांटिटी की एलोकेशन करनी है। हम वो वाला सेल सेलेक्ट करेंगे इस कॉलम का जिसमें लीस्ट कॉस्ट आ रही होगी। तो देखना इस कॉलम में
कौन से सेल में लीस्ट कॉस्ट आ रही है, ये वाले सेल में लीस्ट कॉस्ट आ रही है, यहाँ पे 2 रुपीज़ पर यूनिट लीस्ट आ रहा है हमारे पास। तो मैं अकॉर्डिंगली इस सेल में क्वांटिटी का एलोकेशन करूंगा। अब हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है, तो इसमें क्वांटिटी का एलोकेशन कैसे करेंगे? जिस सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उस सेल के सामने वाली सप्लाई की फिगर को देखो, उस सेल के सामने वाली डिमांड की फिगर को देखो, दोनों में से जो मिनिमम है उतनी क्वांटिटी आप इस सेल में एलोकेट कर दोगे। तो देखना इसके सामने सप्लाई की क्वांटिटी कितनी है, 5 यूनिट की। इसके सामने डिमांड की क्वांटिटी, या यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा है, रिक्वायर्ड का मतलब रिक्वायरमेंट, डिमांड और रिक्वायरमेंट एक ही चीज होती है। तो रिक्वायरमेंट या डिमांड की क्वांटिटी कितनी है, 10 यूनिट्स। तो 5 और 10 दोनों में से क्या मिनिमम है, भाई 5 मिनिमम है। तो यहाँ पे कितने यूनिट्स की एलोकेशन आ जाएगी, यहाँ पे हमारी 5 यूनिट्स की एलोकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम सिलेक्टेड सेल में क्वांटिटी की एलोकेशन कर देते हैं, उसके बाद हमने उस सिलेक्टेड सेल के सामने वाली सप्लाई की फिगर और उस सिलेक्टेड सेल के सामने वाली डिमांड की फिगर को भी एडजस्ट करना होता है। तो देखना इस सिलेक्टेड सेल के सामने डिमांड की फिगर कितनी है, 10 यूनिट्स। जो मेरा कंज्यूमर बी है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 10 यूनिट्स की। 10 यूनिट उसे चाहिए थे, कितने मिल गए, 5 मिल गए। तो कितने रह गए, 5 रह गए। तो यहाँ पे उसकी डिमांड अभी कितनी पेंडिंग है, 5 यूनिट्स की। अब इस सिलेक्टेड सेल के सामने सप्लाई की फिगर कितनी है, 5 यूनिट। जो मेरा सप्लायर 3 है, जो मेरा सोर्स 3 है, जिसको यहाँ पे सप्लायर का नाम दिया गया है सोर्सेज को, तो जो मेरा सप्लायर 3 है उसकी सप्लाइंग कैपेसिटी थी 5 यूनिट्स की। 5 यूनिट्स की सप्लाइंग कैपेसिटी थी कि 5 के 5 ही उसने सप्लाई कर दिए, यानी कि 5 के 5 ही उसने ट्रांसपोर्ट कर दिए। किसको कर दिए, कंज्यूमर बी को कर दिए। तो क्या अब उसके पास कोई यूनिट बचा है, उसके पास कोई यूनिट नहीं बचा। उसकी सप्लाइंग कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है, नील हो चुकी है। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, जब हम सप्लाई और डिमांड की फिगर्स को एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमें ये देखना होता है कि सप्लाई और डिमांड की फिगर्स जो हमने एडजस्ट करी है, इनमें से कोई फिगर 0 हुई है। अगर मेरी सप्लाई 0 हो गई है तो मैं उस रिस्पेक्टिव रो को कट कर दूंगा। अगर मेरी डिमांड 0 हो गई है तो उसमें डेस्टिनेशन वाले कॉलम को कट कर दूंगा जिसकी डिमांड 0 हो गई है। अब देखना यहाँ पे मेरी सप्लाई तो 0 हो गई है लेकिन डिमांड 0 नहीं हुई। तो इसका मतलब मेरी सप्लाई 0 हुई है, तो मैं इस सप्लाई वाली रो को कट कर देता हूँ। ठीक है, सप्लाई वाली रो को हमने कट कर दिया। अब अगर सप्लाई और डिमांड दोनों एक साथ 0 हो जाते तो हमने सप्लाई वाली रो और डिमांड वाला कॉलम दोनों को एक साथ कट कर देना था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ सप्लाई हमारी 0 हुई है तो हमने सप्लाई वाली रो को कट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम अपनी नेक्स्ट एलोकेशन की तरफ जाएंगे। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये सारा प्रोसेस फिर से रिपीट करना होगा। मतलब मुझे फिर से रो पेनल्टीज निकालनी होगी, कॉलम पेनल्टीज निकालनी होगी। फिर रो और कॉलम पेनल्टीज निकालने के बाद ये देखूंगा कहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है। जहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है, अगर रो के सामने आ रही है तो उस रो को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉलम के सामने आ रही है तो उस कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। जिसे भी मैं सिलेक्ट करूंगा वहां पे मैं उस रो या उस कॉलम में वो वाले सेल में एलोकेशन करूंगा जहाँ पे लीस्ट कॉस्ट आ रही होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ऐसे करके हम वहाँ पे क्वांटिटी की एलोकेशन कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट पेनल्टीज निकालते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं P2। अब P2 में क्या लिखेंगे, जो हमारे रोज है उनकी पेनल्टीज लिखेंगे। अब देखना फर्स्ट रो की पेनल्टी कितनी है, लीस्ट कॉस्ट क्या है, 4 रुपीज। नेक्स्ट लिस्ट क्या है, 6 रुपीज। लिस्ट और नेक्स्ट लिस्ट का डिफरेंस क्या होता है, हमारी पेनल्टी होती है। तो 4 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया, 2 रुपीज आ गया। सेकंड रो देखो, सेकंड रो में लिस्ट कॉस्ट क्या है, 4 रुपीज। नेक्स्ट लिस्ट क्या है, 8 रुपीज। लिस्ट और नेक्स्ट लिस्ट का डिफरेंस हमारा क्या होता है, पेनल्टी होता है। तो यहाँ पे 4 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे हमारी कितनी आ गई, 4 रुपीज पर यूनिट की पेनल्टी आ गई। तो क्या अब हमें थर्ड रो की पेनल्टी निकालनी है, थर्ड रो की हमें पेनल्टी नहीं निकालनी क्योंकि थर्ड रो हमारी कट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि आप क्रॉस लगा दो या यहाँ पे डैश छोड़ दो। ठीक है, क्रॉस लगा दो या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे डैश भी डाल सकते हो। एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉलम की पेनल्टी निकालनी है। तो यहाँ पे लिख दूंगा P2। अब P2 में क्या लिखेंगे, कॉलम्स की पेनल्टीज लिखेंगे। तो मेरे फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी कितनी आएगी, देखना लीस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है। लीस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है इस कॉलम में, इस कॉलम में लीस्ट कॉस्ट है 4 रुपीज। नेक्स्ट लिस्ट क्या है, 6 रुपीज। लिस्ट और नेक्स्ट लिस्ट का डिफरेंस क्या होता है, हमारा पेनल्टी होती है। तो 4 और 6 का डिफरेंस 2 रुपीज पर यूनिट, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी आ गई। सेकंड कॉलम में आ जाओ, फर्स्ट लिस्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट लिस्ट आ रहा है 8 रुपीज। नेक्स्ट लिस्ट क्या आ रहा है, 9 रुपीज। लिस्ट और नेक्स्ट लिस्ट दोनों का डिफरेंस मेरी पेनल्टी होता है। तो 8 और 9 का डिफरेंस कितना आ गया, 1 रुपी पर यूनिट। तो यहाँ पे मेरी पेनल्टी कितनी आ गई, 1 रुपी पर यूनिट की पेनल्टी आ गई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास देखना थर्ड कॉलम में लीस्ट कॉस्ट क्या आ रही है, 4 रुपीज। थर्ड कॉलम में लीस्ट कॉस्ट क्या आ रही है, 4 रुपीज। नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट क्या आ रही है, 8 रुपीज। तो लीस्ट कॉस्ट और नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट का डिफरेंस वो हमारी पेनल्टी होती है। तो 4 और 8 का डिफरेंस 4 रुपीज। तो यहाँ पे 4 रुपीज पर यूनिट हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टीज आ गई। तो ऐसे करके हमने अपनी रोज और कॉलम्स की पेनल्टीज निकालनी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि हमारी
मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ पे आ रही है, जहाँ पे हमारी मैक्सिमम पेनल्टी आ रही होगी उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो अकॉर्डिंगली देखना यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी कितनी आ रही है, मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है 4 रुपीज़। लेकिन ये जो 4 रुपीज़ मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है, ये दो जगह आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है। तो जब मेरी मैक्सिमम पेनल्टी मोर देन वन प्लेस पे आ रही हो तो उसे हम कहते हैं टाई सिचुएशन। क्या कहते हैं, टाई सिचुएशन। तो अब इस क्वेश्चन में टाई सिचुएशन बन गई है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे रो 2 और कॉलम सी दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, उसमें क्वांटिटी का एलोकेशन करना है। दोनों में एक साथ क्वांटिटी का एलोकेशन नहीं कर सकते कि आपने सेकंड रो में भी कर दिया और कॉलम सी में भी कर दिया। हमें किसी एक को चूज करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इस टाई को ब्रेक करना होगा। तो अब इस टाई सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि रो 2 और कॉलम सी दोनों में से कहाँ पे लीस्ट कॉस्ट मिल रही है। जहाँ पे हमें लीस्ट कॉस्ट मिल रही होगी ना, हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखना जब मैं रो 2 देखता हूँ तो रो 2 में मुझे लीस्ट कॉस्ट कितनी मिल रही है, 4 रुपीज़ की, ठीक है। और जब मैं कॉलम सी देख रहा हूँ तो वहाँ पे लीस्ट कॉस्ट कितनी मिल रही है, 4 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो लीस्ट कॉस्ट में भी टाई हो गया। मतलब कि जो मैक्सिमम पेनल्टीज में टाई आ रही थी वो तो हमने ऐसे ब्रेक करनी थी कि जहाँ पे मुझे लीस्ट कॉस्ट मिल जाती हमने उसे सिलेक्ट कर लेना था। अब जैसे यहाँ पे 4 रुपीज़ की मिली है हमारी लीस्ट कॉस्ट, अब सपोज करो यहाँ पे 5 रुपीज़ होती लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो 4 और 5 दोनों में से ये लिस्ट आ रहा था ना, तो हमने कहना था कि यहाँ पे हमें लिस्ट कॉस्ट मिली है सेकंड रो में, तो हमने सेकंड रो सेलेक्ट कर लेनी थी। लेकिन भाई यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे तो हमारी लिस्ट कॉस्ट में भी टाई आ गई, यहाँ पे हमारी लिस्ट कॉस्ट में भी टाई आ गई, दोनों जगह पे लिस्ट कॉस्ट भी सेम आ रही है। यहाँ पे भी लिस्ट कॉस्ट 4 है और यहाँ पे भी लिस्ट कॉस्ट 4 है। तो जब मेरे पास लिस्ट कॉस्ट में भी टाई आ जाए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लीस्ट कॉस्ट वाली टाई को कैसे ब्रेक करेंगे अब आगे जाके। अब लीस्ट कॉस्ट वाली टाई को ब्रेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि रो 2 और कॉलम सी इन दोनों में कहाँ पे हम क्वांटिटी की मैक्सिमम एलोकेशन कर पा रहे हैं। दोनों में से जिसमें हम क्वांटिटी की मैक्सिमम एलोकेशन कर पाएंगे ना, हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब जब हम रो 2 में क्वांटिटी की एलोकेशन करके देखते हैं तो ऑब्वियसली रो 2 में तो हम क्वांटिटी की एलोकेशन वहीं पे करेंगे जिस सेल में लीस्ट कॉस्ट आ रही होगी। तो लीस्ट कॉस्ट तो हमें पता है यहीं पे आ रही है, ये 4 रुपीज़। तो यहाँ पे क्वांटिटी का एलोकेशन करके देखिए कितना आता है। इसके सामने सप्लाई है 12 यूनिट की, डिमांड है 6 यूनिट की। तो 12 और 6 दोनों में से क्या मिनिमम आ रहा है, 12 और 6 दोनों में से क्या मिनिमम आ रहा है, 6 मिनिमम आ रहा है। तो यहाँ पे तो क्वांटिटी एलोकेट कर पा रहे हैं 6 यूनिट की। यहाँ पे कितनी एलोकेट कर पा रहे हैं, 6 यूनिट की। अब यहाँ पे एलोकेशन करके देख लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे एलोकेशन करके देखते हैं। अब यहाँ पे एलोकेशन कैसे करेंगे, अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो हमारा वो वाला सेल है जिसमें लिस्ट कॉस्ट आ रही होगी उसमें एलोकेशन करेंगे। तो यही हमारा सेल है ना जिसमें लिस्ट कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पे क्वांटिटी की एलोकेशन कितनी कर पा रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी की एलोकेशन हम कर पा रहे हैं, इसके सामने जो सप्लाई की फिगर है वो है 14 यूनिट की और जो डिमांड की फिगर है वो है 15 यूनिट की। तो 14 और 15 दोनों में से क्या मिनिमम है, 14 मिनिमम है। तो यहाँ पे कितनी यूनिट की एलोकेशन आ जाएगी, 14 यूनिट की। अब देखना यहाँ पे सेकंड रो में तो क्वांटिटी की एलोकेशन हो पा रही है 6 यूनिट की, लेकिन जो मेरा कॉलम सी है यहाँ पे क्वांटिटी की एलोकेशन हो पा रही है 14 यूनिट की। तो यहाँ पर कॉलम सी में हम मैक्सिमम क्वांटिटी एलोकेट कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू रो 2, क्योंकि रो 2 में तो हम कर पा रहे हैं 6 यूनिट की, लेकिन कॉलम सी में हम 14 यूनिट की कर पा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली हम कॉलम सी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे करके हम टाई ब्रेक करते हैं। अब इस क्वेश्चन में पहले तो हमारे मैक्सिमम पेनल्टीज में टाई आया। मैक्सिमम पेनल्टीज में टाई ब्रेक करने के लिए हमने ये देखा कि भाई जहाँ पे हमारे टाई आ रहे हैं वहाँ पे आप देखो किन में लिस्ट कॉस्ट मिल रही है, लेकिन दोनों में लिस्ट कॉस्ट सेम आ गई। रो 2 में भी 4 रुपीज़ आ गई और कॉलम सी में भी 4 रुपीज़ आ गई। अब लिस्ट कॉस्ट में भी टाई आ गया। तो जब लिस्ट कॉस्ट में भी टाई आ जाता है फिर हम ये करके देखते हैं कि आप मैक्सिमम क्वांटिटी देखो कहाँ पे एलोकेट कर पा रहे हैं। तो जहाँ पे हम मैक्सिमम क्वांटिटी एलोकेट कर पाएंगे उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब सपोज करो मैक्सिमम क्वांटिटी में भी टाई आ जाता, मतलब अब रो 2 में यहाँ पे 6 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे भी 14 होता, तो फिर क्या करते, तो जब हमारे पास आगे मैक्सिमम क्वांटिटी में भी टाई आ गया फिर तो भाई तुम्हारी मर्जी है, चाहे रो 2 को सिलेक्ट कर लो या कॉलम सी को सिलेक्ट कर लो, उसमें आपको फ्री हैंड है। तो जो आपका मन है उसे आप सिलेक्ट कर लो, चाहे रो 2 को सिलेक्ट कर लो चाहे कॉलम सी को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उस केस में हम ऐसे करते हैं। लेकिन इस केस में हमारे पास जो हमारी मैक्सिमम क्वांटिटी उसमें टाई नहीं आया है, उसमें तो हमें मैक्सिमम क्वांटिटी मिल गई है अपने कॉलम सी में, तो अकॉर्डिंगली हमने कॉलम सी को सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमारा जो कॉलम सी है इसमें जो 14 यूनिट वाली एलोकेशन हुई है इसे हम अपनी फाइनल एलोकेशन कंसिडर कर लेंगे। अब देखना नेक्स्ट, अब हमने क्वांटिटी की एलोकेशन तो कर दी है 14 यूनिट की। क्वांटिटी की एलोकेशन करने के बाद हमें ये देखना होता है कि जहाँ पे हमने क्वांटिटी की एलोकेशन करी होती है उस सेल के सामने वाली सप्लाई की फिगर और डिमांड की फिगर को भी एडजस्ट करना होता है। अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर हमारे पास सप्लाई की फिगर कितनी है, 14 यूनिट, यानी कि जो मेरा सप्लायर वन है उसके पास कितने यूनिट अवेलेबल थे, 14 यूनिट अवेलेबल थे। 14 यूनिट उसके पास अवेलेबल थे, 14 के 14 ही उसने ट्रांसपोर्ट कर दिए, किसको कर दिया, कंज्यूमर सी को। तो क्या अब उसके पास कोई यूनिट बचा है, उसके पास कोई यूनिट नहीं बचा। तो जब उसके पास कोई यूनिट बचा ही नहीं है तो उसकी सप्लाइंग कैपेसिटी तो एग्जॉस्ट होगी, जीरो होगी, नील होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा।
अब सप्लाई वाली फिगर को एडजस्ट करने के बाद मुझे क्या करना होता है, डिमांड वाली फिगर को भी एडजस्ट करना होता है। अब देखना जो मेरा कॉलम सी है, उसकी डिमांड कितनी थी, उसकी डिमांड थी 15 यूनिट की, उसको 15 यूनिट चाहिए थे। अब 15 में से कितने मिल गए, 14 मिल गए। 15 में से उसको 14 यूनिट मिल चुके हैं। कहाँ से मिले हैं, सप्लायर वन से। तो अब उसकी डिमांड कितनी पेंडिंग है कॉलम सी की, 1 यूनिट की, है ना। 15 में से 14 मिल गए, तो 15 माइनस 14, 1 यूनिट की डिमांड पेंडिंग है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली हमारे पास कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया, ठीक है। अब डिमांड और सप्लाई की फिगर्स को एडजस्ट करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि क्या सप्लाई और डिमांड की फिगर जो हमने एडजस्ट करी है इनमें से कोई जीरो हुआ है। अब देखना जो मेरा सप्लायर वन है, उसकी जो सप्लाई कैपेसिटी वो जीरो हो चुकी है, यानी कि सप्लाई में जीरो मिल चुका है। तो मैं इस रिस्पेक्टिव रो को कट कर दूंगा, तो इसको हम कट कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखना, जो मेरा कॉलम सी है, यानी कि जो मेरा कंज्यूमर सी है, जो मेरा थर्ड कॉलम है जो कंज्यूमर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसकी डिमांड जो है वो अभी भी 1 यूनिट की बची है। यहाँ पे जीरो नहीं आया, तो इस कॉलम को कट नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट एलोकेशन की तरफ मूव करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक सिंगल रो बची है, तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में एक सिंगल रो बच जाए या एक सिंगल कॉलम बचा हो, तो उसमें तो हम डायरेक्ट एलोकेशन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट एलोकेशन करने के लिए हमें फर्दर पेनल्टीज कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये जो सिंगल रो अवेलेबल है इसमें हम डायरेक्टली एलोकेशन कर देंगे। तो देखना इस रो में हमारे पास, अब हमारे पास कौन सी बची है, सेकंड रो बची है। ये जो सेकंड रो हमारे पास बची है, तो इसमें हमारे पास लीस्ट कॉस्ट कौन से सेल में आ रही है, इसमें हमारे पास लीस्ट कॉस्ट आ रही है 4 रुपीज़ इस सेल में। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी का एलोकेशन कर देंगे। अब क्वांटिटी का एलोकेशन कैसे करेंगे, ये जो सेल हमने सिलेक्ट किया इसके सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी को देखेंगे, इसके सामने वाली डिमांड की क्वांटिटी को देखेंगे। सप्लाई और डिमांड की क्वांटिटी दोनों में से जो मिनिमम है उतनी क्वांटिटी हम सिलेक्टेड सेल में एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखना, इसके सामने सप्लाई की क्वांटिटी है 12 यूनिट्स और डिमांड की क्वांटिटी है 6 यूनिट्स। तो 12 और 6 दोनों में से क्या मिनिमम है, 6 मिनिमम है, तो हम यहाँ पे 6 यूनिट की एलोकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली हमारे पास 6 यूनिट की एलोकेशन इस सेल में आ जाएगी। तो क्वांटिटी की एलोकेशन करने के बाद हमें क्या करना होता है, जिस सिलेक्टेड सेल में हमने क्वांटिटी की एलोकेशन करी होती है उसके सामने वाली सप्लाई और डिमांड की फिगर को एडजस्ट करना होता है। अब देखना, सप्लाई थी यहाँ पे 12 यूनिट्स की, जो मेरा सप्लायर 2 है उसके पास 12 यूनिट्स अवेलेबल थे सप्लाई के लिए। 12 यूनिट्स में से उसने 6 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर दिया किसको, कंज्यूमर एक को। तो अब उसके पास कितने बचे, 12 माइनस 6 यूनिट बचे। अब सप्लाई की फिगर को एडजस्ट करने के बाद हम डिमांड वाली फिगर को एडजस्ट करेंगे। तो देखना, जो मेरा कंज्यूमर है उसकी डिमांड कितनी थी, 6 यूनिट की। 6 यूनिट उसे चाहिए थे, 6 के 6 से उसको मिल गए। कहाँ से मिल गए, सप्लायर 2 से। तो क्या उसकी कोई डिमांड बची है, उसकी कोई डिमांड नहीं बची। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। अब डिमांड और सप्लाई की फिगर्स को एडजस्ट करने के बाद हमें ये देखना होता है कि डिमांड या सप्लाई दोनों में से कोई जीरो हुआ है। अब देखना, सप्लाई में तो 6 यूनिट्स की सप्लाई अवेलेबल है, ठीक है, ये तो जीरो नहीं हुई है, तो इसे हम कट नहीं करेंगे। लेकिन जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड फुली सेटिस्फाइड हो चुकी है, हमारे पास जीरो आ चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कंज्यूमर ए वाले कॉलम को कट कर देंगे। तो ये हमारा कॉलम कट हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉलम हमारा कट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट एलोकेशन की तरफ मूव करना है। अब जो रिमेनिंग 2 सेल्स बचे हैं इनमें लिस्ट कॉस्ट क्या आ रही है, 8 रुपीज़। अब ये जो 8 रुपीज़ है, ठीक है, ये लिस्ट है, तो हम इस वाले सेल में एलोकेशन कर देंगे। एलोकेशन कैसे करेंगे, ये जो हमने सेल सेलेक्ट किया 8 रुपीज़ वाला, इसके सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी को देखो, इसके सामने वाली डिमांड की क्वांटिटी को देखो। सप्लाई और डिमांड दोनों में से जो मिनिमम है उतनी क्वांटिटी इस सेल में एलोकेट कर देंगे। तो सप्लाई की क्वांटिटी है 6 यूनिट और डिमांड की क्वांटिटी है 1 यूनिट। 1 और 6 दोनों में से क्या मिनिमम है, 1 यूनिट मिनिमम है। तो यहाँ पे कितनी यूनिट की एलोकेशन आ जाएगी, यहाँ पे 1 यूनिट की एलोकेशन आ जाएगी, ठीक है। अब यूनिट की एलोकेशन करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें डिमांड और सप्लाई की फिगर्स को एडजस्ट करना होता है। सप्लायर 2 के पास 6 यूनिट अवेलेबल थे, 6 में से उसने 1 यूनिट दे दिया, किसको दे दिया, कंज्यूमर सी को दे दिया। तो अब इसके पास कितने यूनिट बचे, 5 यूनिट बचे, 6 माइनस 1 5 यूनिट बचे। और ये जो मेरा कंज्यूमर सी है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी या डिमांड कितनी बची थी, 1 यूनिट की। 1 यूनिट उसे चाहिए था, 1 यूनिट उसको मिल चुका है। कहाँ से मिला है, सप्लायर 2 से। तो यहाँ पे उसकी डिमांड हो जाएगी 0। अब डिमांड और सप्लाई की फिगर को एडजस्ट करने के बाद हमें ये देखना होता है क्या दोनों में से कोई जीरो हुआ है। देखिए, सप्लाई में तो अभी भी 5 यूनिट अवेलेबल है, लेकिन जो मेरे कंज्यूमर सी है उसकी डिमांड 100% सेटिस्फाइड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ चुका है। तो मैं इस कंज्यूमर सी वाले कॉलम को कट कर दूंगा, तो हम इस कॉलम को कट कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट यही सेल बचा है हमारे पास, इसमें क्वांटिटी की एलोकेशन करेंगे। तो देखना, जो मेरा कंज्यूमर बी है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 यूनिट की, और जो मेरा सप्लायर 2 है उसके बाद अवेलेबल कितने हैं, 5 यूनिट। तो आराम से यहाँ पे 5 यूनिट की एलोकेशन हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे 5 यूनिट्स की एलोकेशन कर देंगे। तो जैसे हम 5 यूनिट्स की यहाँ पे एलोकेशन करेंगे उसके बाद हमें डिमांड और सप्लाई वाली फिगर को एडजस्ट करना होता है। जो सप्लायर 2 है हमारा, उसके पास 5 यूनिट अवेलेबल थे, उसने किसको दे दिया, कंज्यूमर बी को दे दिया। तो यहाँ पे उसकी सप्लाइंग कैपेसिटी 0 होगी, सप्लाई उसकी एग्जॉस्ट हो चुकी है। और जो मेरा कंज्यूमर बी है, उसकी रिक्वायरमेंट थी 5 यूनिट की, 5 यूनिट उसे चाहिए थे, 5 के 5 मिल गए। कहाँ से मिल गए उसको, सप्लायर 2 से। तो उसकी डिमांड भी 0 हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो हमारे जितने सप्लायर्स थे, सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, उन सबकी सप्लाइंग कैपेसिटी 0 हो चुकी है। सप्लायर 1 की भी 0, सप्लायर 2 की भी 0 और सप्लायर 3 की भी 0। इट मीन्स जितने हमारे सोर्सेज थे, 3 सोर्सेज, सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3,
तीनों सोर्सेज की सप्लाइंग कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है। और जो हमारे डेस्टिनेशन थे कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, अब देखना उनकी भी जो डिमांड है वो भी फुली सेटिस्फाइड हो चुकी है। ठीक है, कंज्यूमर ए की भी जीरो हो चुकी है, कंज्यूमर बी की भी जीरो हो चुकी है और कंज्यूमर सी की भी जीरो हो चुकी है। तो एट दिस स्टेज ऑफ क्वेश्चन जब हमारी सारी सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है, सारी डिमांड सेटिस्फाइड हो चुकी है, ठीक है, तो अब हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन से पहले ये जो हमने कटिंग करी है इन कटिंग्स को रिमूव कर लेते हैं। मैंने रोज और कॉलम्स की जो कटिंग करी थी वो लाइंस मैंने हटा दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखना यहाँ पे कैसे करेंगे। जो मेरा सप्लायर 1 है उसने कंज्यूमर ए को कुछ नहीं भेजा, सप्लायर 1 ने कंज्यूमर बी को भी कुछ नहीं भेजा, लेकिन जो सप्लायर 1 है उसने कंज्यूमर सी को भेजा है। कितने यूनिट्स भेजे हैं, 14 यूनिट भेजे हैं और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस रूट की क्या है, 4 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, जो हमारा सप्लायर 1 है उसने कंज्यूमर सी को सामान भेजा है, कितना भेजा है, 14 यूनिट्स, और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है इस रूट की, 4 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 56 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे सप्लायर 1 का काम खत्म हो गया। अब हम सप्लायर 2 का देखेंगे। देखना सप्लायर 2 ने कंज्यूमर ए को भेजा है, कितने यूनिट भेजे हैं, 6 यूनिट भेजे हैं और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस रूट की क्या है, 4 रुपीज़। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो मेरा सप्लायर 2 है उसने सामान भेजा है किसको, कंज्यूमर ए को, कितने यूनिट भेजे हैं, उसने भेजे हैं जी 6 यूनिट, 6 यूनिट भेजे हैं और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस रूट की क्या है, 4 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 × 4 24 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखना, जो मेरा सप्लायर 2 है उसने सामान भेजा है, किसको भेजा है, उसने कंज्यूमर बी को भेजा है, कितने यूनिट भेजे हैं, 5 यूनिट भेजे हैं और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस रूट की क्या है, 9 रुपीज़। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा सप्लायर 2 है उसने कंज्यूमर बी को सामान भेजा है, कितने यूनिट भेजे हैं, 5 यूनिट भेजे हैं, 5 यूनिट भेजे हैं और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस रूट की कितनी है, 9 रुपीज़। कितनी आ गई हमारे पास, 9 रुपीज़ पर यूनिट। तो यहाँ पे इस रूट की टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ गई, या इन अदर वर्ड्स बोलो, जो हमने 5 यूनिट्स भेजे हैं उनकी 5 यूनिट्स की टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ गई, 5 × 9 45 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कहाँ पे सामान गया है। देखना, जो मेरा सप्लायर 2 है उसने कंज्यूमर सी को भी सामान भेजा है, कितना, 1 यूनिट भेजे हैं और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, 8 रुपीज़। तो मेरा जो सप्लायर 2 है उसने कंज्यूमर सी को भी सामान भेजा है, 1 यूनिट भेजा है और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो 8 रुपीज़ है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल हमारे पास 8 रुपीज़ ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखना, जो मेरा सप्लायर 3 है उसने कंज्यूमर ए को कोई सामान नहीं भेजा, जो मेरा सप्लायर 3 है उसने कंज्यूमर बी को भेजा है, कितने भेजे हैं, 5 यूनिट और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस रूट की कितनी है, 2 रुपीज़। तो यहाँ पे जो मेरा सप्लायर 3 है उसने कंज्यूमर बी को भेजे हैं, कितने यूनिट भेजे हैं, 5 यूनिट भेजे हैं, 5 यूनिट भेजे हैं और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज़। तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 10 रुपीज़। तो ऐसे करके हमारे पास इस रूट की भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट देखना, सप्लायर 3 ने कंज्यूमर सी को कोई सामान नहीं भेजा, ठीक है, तो इसका मतलब सप्लायर 3 का काम भी खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे आ जाएगी, ये जो हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर कैलकुलेट करी है सबका टोटल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 143 रुपीज़। ये जो 143 रुपीज़ है, मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये हमारे पास क्या आ गई, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई और ये हमारा फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है। होपफुली आपको आज की क्लास में वैम मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। जो इसमें टाई सिचुएशंस बनी थी वो टाई सिचुएशंस भी आपने अच्छे से समझ ली होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।